हाय एवरीवन, ये माइक्रो कंट्रोलर 8051 सीरीज का 7th पार्ट है और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 8051 से सीरियल कम्युनिकेशन कैसे कर पाते हैं। हम उसका सीरियल पोर्ट डिस्कस करेंगे। हम शुरू करेंगे सीरियल कम्युनिकेशन के इंट्रोडक्शन से। हमें पता है कम्युनिकेशन दो तरह से किया जा सकता है, सीरियली और पैरेलली। जब हमारे पास सिंगल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होती है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, तब हम उसे कहते हैं सीरियल कम्युनिकेशन। और जब हमारे पास एक से ज्यादा लाइंस हैं कम्युनिकेशन के लिए फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, तो हम उसे बोलते हैं पैरेलल कम्युनिकेशन। पैरेलल कम्युनिकेशन में हमारे पास 8 से ज्यादा लाइंस होती हैं डेटा ट्रांसफर करने के लिए, और जो हम डेटा ट्रांसफर करते हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस पे करते हैं, कुछ फीट पे डेटा ट्रांसफर करते हैं पैरेलल कम्युनिकेशन से। और सीरियल कम्युनिकेशन में हम जो ट्रांसफर करते हैं वो उन डिवाइसेस के बीच करते हैं जिनका डिस्टेंस ज्यादा है, इट इज इन द रेंज ऑफ मीटर्स, और जो डेटा ट्रांसफर होता है वो बिट बाय बिट डेटा ट्रांसफर होता है। 8051 एज सच एक पैरेलल डिवाइस है जो 8 बिट्स का डेटा साइमल्टेनियसली ट्रांसफर करता है डेटा लाइंस पे, और वो कनेक्ट होती है पैरेलल डिवाइसेस पे जाके। पर पैरेलल डेटा ट्रांसफर लॉन्ग डिस्टेंस पे बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, और इसलिए सीरियल कम्युनिकेशन ही यूज करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। सीरियल कम्युनिकेशन में 8 बिट डेटा को कन्वर्ट करते हैं पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर से, और फिर सिंगल डेटा लाइन पे उसको ट्रांसफर करते हैं। जब डेटा बाइट को हम ट्रांसफर करते हैं तो सबसे पहले LSB ट्रांसफर होती है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ट्रांसफर होती है, और उसके बाद सारी बिट्स 1 by 1 ट्रांसमिट की जाती हैं। हम देखें कि सीरियल कम्युनिकेशन किस तरह से किया जा सकता है। तो बेसिकली देयर आर 3 वेज जिसमें हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहला है सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन। इसमें एक डेडिकेटेड लाइन है ट्रांसमिशन के लिए। ट्रांसमीटर जो है डेटा सेंड करता है और रिसीवर डेटा रिसीव करता है। इन हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन लिंक ट्रांसमिशन रिसेप्शन दोनों के लिए यूज की जा सकती है, लेकिन एट ए टाइम कम्युनिकेशन जो है एक ही डायरेक्शन में होता है, यानी या तो ट्रांसमिशन के लिए यूज होगा या रिसेप्शन के लिए यूज होगा। और वहीं फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन में डेटा दोनों तरफ से साइमल्टेनियसली ट्रांसफर हो सकता है, सेम टाइम पे ट्रांसफर हो सकता है, और इसके लिए हमको 2 कम्युनिकेशन लिंक्स की जरूरत है, एक ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ और एक रिसीवर से ट्रांसमीटर की तरफ। अब हम देखेंगे सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस सीरियल डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। तो जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में ट्रांसमीटर और रिसीवर सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, यानी वो सेम क्लॉक पे काम करते हैं, और इसमें पहले एक सिंक कैरेक्टर ट्रांसमिट किया जाता है और फिर ब्लॉक ऑफ डेटा ट्रांसमिट करते हैं। और ये नॉर्मली कम्युनिकेशन हाई स्पीड ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। वहीं एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में जैसा आप देख रहे हो, यहां दोनों के क्लॉक सोर्सेस अलग अलग हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर के, और डेटा में एक स्टार्ट बिट और एक स्टॉप बिट यूज करते हैं। स्टार्ट बिट डेटा ट्रांसफर के पहले होती है, फिर बीच में 1 बाइट का डेटा ट्रांसफर होता है, और स्टॉप बिट इंडिकेट करती है कि वो बाइट का ट्रांसमिशन जो है वो खत्म हो गया है। कभी कभी एडिशनल बिट भी ऐड कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम पैरिटी बिट, जो एरर चेकिंग के लिए यूज होती है, वो स्टॉप बिट के जस्ट पहले ऐड करते हैं। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में एट ए टाइम सिंगल बाइट ट्रांसमिट होती है, और सिंक्रोनस में पूरा ब्लॉक ऑफ डेटा ट्रांसफर होता है। 8051 जो है वो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है, इसलिए इसको हम यहां डिस्कस करेंगे। जैसा लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, ये एक कैरेक्टर ओरिएंटेड ट्रांसमिशन है। हर कैरेक्टर को या हर बाइट को स्टार्ट और स्टॉप बिट के बीच में रखा जाता है, और स्टार्ट बिट जो है वो सिंगल बिट होती है, स्टॉप बिट सिंगल भी हो सकती है और डबल भी हो सकती है, यानी 2 बिट्स भी रहते हैं स्टॉप बिट में। स्टार्ट बिट हमेशा 0 रहती है, लो रहता है,
और स्टॉप बिट हमेशा 1 रहती है, यानी हाई रहता है। कुछ सिस्टम्स में हम एडिशनल बिट ऐड करते हैं इंटीग्रिटी सिक्योरिटी के लिए, और उस बिट को हम बोलते हैं पैरिटी बिट। जो डेटा रेट होता है, ट्रांसफर का जो रेट होता है, वो सेकेंड में मेजर करते हैं, या उसको हम सिग्नल पर सेकेंड, या उसको हम बॉड रेट बोलते हैं। आगे हम डेटा ट्रांसफर बॉड रेट में ही डिस्कस करेंगे। अब 8051 के सीरियल कम्युनिकेशन की बात करें तो ये ड्यूप्लेक्स ट्रांसमिशन सपोर्ट करता है। इसका मतलब इसके पास 2 पिन्स हैं, एक ट्रांसमिट पिन है TXD पिन और एक RXD पिन है डेटा रिसीव करने के लिए। फिर इसके पास 2 SFRs हैं, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। एक है SBUF सीरियल बफर रजिस्टर, ये बाइट को स्टोर करने के लिए जो ट्रांसमिट होनी है या जो रिसीव होनी है। और एक रजिस्टर है SCON, ये रजिस्टर स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट, डेटा बिट्स जो फ्रेम में जाएंगे, बॉड रेट और मोड को प्रोग्राम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। बॉड रेट जैसा पहले डिस्कस किया, ये रेट है जिस पे आपका डेटा ट्रांसफर होता है। और बॉड रेट किसके रेसिप्रोकल होगा? जो सिंगल बिट ट्रांसमिशन है उसमें जो टाइम लगा है, 1 by that time will be the baud rate। 8051 जो है वो डेटा ट्रांसफर और रिसीव जो सीरियली करता है वो डिफरेंट बॉड रेट्स पे कर सकता है, और वो बॉड रेट क्या है वो प्रोग्राम कर सकते हैं यूजिंग टाइमर 1। ठीक, जैसे कि पहले डिस्कस हुआ है, क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी 12 से डिवाइड होती है, जिससे हमको मशीन साइकिल फ्रीक्वेंसी मिलती है। अगर क्रिस्टल से 11 मेगाहर्ट्ज का है जैसा यहाँ दिखाया गया है, तो मशीन साइकिल फ्रीक्वेंसी आ जाती है 921.6 किलोहर्ट्ज। फिर जो 8051 का इंटरनल यूआर्ट सर्किट है, यूआर्ट स्टैंड करता है यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, यानी यूआर्ट सर्किट जो सीरियल डेटा ट्रांसफर को सपोर्ट करता है, प्रोवाइड करता है, वो यूआर्ट इस फ्रीक्वेंसी को 32 से डिवाइड कर देता है, तो हमारे पास 28.8 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ जाती है। और ये जो है ये सिग्नल जाता है टाइमर 1 के इनपुट पे, और फिर टाइमर 1 डिफरेंट बॉड रेट्स जनरेट करता है। टाइमर को बॉड रेट जनरेटर यूज करने के लिए टाइमर 1 को उसको मोड 2 में प्रोग्राम करना पड़ता है। मोड 2 यानी 8 बिट ऑटो रीलोड की तरह उसको प्रोग्राम करना पड़ता है, और इस मोड में हम TH रजिस्टर पे कंटेंट लोड करते हैं। ये कंटेंट TL में कॉपी होते हैं, और फिर TL के कंटेंट इंक्रीमेंट होते हैं इनपुट क्लॉक यूज करके, विच इज 28.8 किलोहर्ट्ज। तो डिफरेंट बॉड रेट्स के लिए TH1 में डिफरेंट वैल्यू हमको इनिशियलाइज करनी पड़ती है, लोड करनी पड़ती है। ये उसका टेबल है। अगर 1200 बॉड रेट सपोर्ट करना है तो वैल्यू है E8H, 2400 के लिए F4H, 4800 के लिए FAH और 9600 के लिए FDH। ये वैल्यू है जो TH1 में हमको लोड करनी पड़ेगी टाइमर 1 के, जब उसको मोड 2 में प्रोग्राम करेंगे, जब उसको एज बॉड रेट जनरेटर यूज करेंगे। यानी यहाँ हमें दिख रहा है कि 9600 इज द मैक्सिमम डेटा रेट सपोर्टेड बाय फॉर सीरियल कम्युनिकेशन, लेकिन हम इस डेटा रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, उसको डबल कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये नेक्स्ट स्लाइड में है। तो बॉड रेट इंक्रीज करने का तरीका क्या है? या तो हम हाई फ्रीक्वेंसी का क्रिस्टल यूज कर ले, या फिर एक PCON रजिस्टर होता है, पावर कंट्रोल रजिस्टर, उसकी D7 बिट होती है S मोड, ये उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो S मोड बिट जो है वो जब हम 1 करते हैं, तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, उस बिट को जब 0 करते हैं तो जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है टाइमर की वो 28.8 किलोहर्ट्ज है, और जब हम S मोड बिट को 1 कर देते हैं तो डिवाइडेड बाय 32 करने की बजाय वो डिवाइडेड बाय 16 कर देता है, और अब हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है 57.6 किलोहर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी डबल हो गई जो टाइमर पे जा रही है। और इससे क्या होता है, इससे हमारा जो बॉड रेट है वो डबल हो जाता है। यानी अगर मॉड बिट 1 है तो TH1 की सेम वैल्यू के लिए बॉड रेट डबल हो जाता है, यानी अब हम मैक्सिमम बॉड रेट जो अचीव कर सकते हैं वो है 19.2 किलो बिट्स, राइट, 19.2 K बॉड रेट हो गया यहाँ पे। अगर यहाँ पे टेबल में दिया है S mod 0 है तो क्या बॉड रेट होगा, S mod 1 है तो क्या बॉड रेट होगा।
अब हम आते हैं एस बफ रजिस्टर पे, सीरियल बफर रजिस्टर। ये 8 बिट का रजिस्टर है और सीरियल कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज करते हैं। जब भी कोई बाइट ट्रांसमिट करनी है TXD लाइन पे तो उसको एस बफ रजिस्टर में प्लेस किया जाता है, और जैसे ही उस बाइट को एस बफ में लोड करते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर का UART उसमें स्टार्ट स्टॉप बिट ऐड करके और उस डेटा को TXD लाइन पे ट्रांसफर कर देता है। TXD लाइन से डेटा बिट बाय बिट ट्रांसफर होने लगता है। जब RxD लाइन पे कोई डेटा आता है तो वो डेटा S बफ में आके सेव हो जाता है। ये बफ RxD लाइन पे सीरियली रिसीव होती हैं, उसको डीफ्रेम करके उसकी स्टार्ट स्टॉप बिट हटा के उस बाइट को S बफ रजिस्टर में स्टोर कर दिया जाता है। यानी S बफ रजिस्टर का काम क्या है? डेटा बाइट को स्टोर करना ट्रांसमिशन के लिए, और रिसीव्ड डेटा बाइट को भी S बफ में लोड कर दिया जाता है। अब आते हैं हम एसकॉन रजिस्टर पे। ये उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये सीरियल कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। इसकी D7 और D6 बिट क्या है? SM0, SM1। ये बेसिकली सीरियल पोर्ट के मोड को सेट करने के लिए है। तो अगर 0 होता है तो इसका मोड 0 सेट हो जाता है, और मोड 0 में जो ये है इट एक्ट्स एज ए शिफ्ट रजिस्टर। इसमें RxD लाइन से ही डेटा ट्रांसमिट और रिसीव होता है, और इसका बॉड रेट भी फिक्स्ड होता है विच इज इक्वल टू द मशीन साइकिल वैल्यू क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 12। 0-1 पे मोड 1 आ जाता है। मोड 1 में ये 10 बिट फुल ड्यूप्लेक्स ट्रांस रिसीवर की तरह काम करता है, और 10 बिट्स में क्या होगा? एक स्टार्ट बिट, एक स्टॉप बिट और 8 डेटा बिट्स। और इसका बॉड रेट जो है वो टाइमर 1 से हम प्रोग्राम कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मॉड 2 ये है, ये 11 बिट का ट्रांस रिसीवर है। ये 11 बिट ट्रांसमिट और रिसीव कर सकता है, पर इसको टाइमर 1 यूज नहीं करते प्रोग्रामिंग में। ये क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी बाय 64 और बाय 32 से बॉड रेट मिलेगा, और ये डिसाइड होता है S मॉड बिट से। मॉड 3 भी मॉड 2 से मिलता जुलता है, 11 बिट का UART है, लेकिन यहाँ पे इसका बॉड रेट जो है वो प्रोग्रामेबल है, वो फिक्स्ड नहीं है मॉड 2 की तरह। एसकॉन की अगली 2 बिट्स पे आते हैं। D5 पे है SM2। SM2 बिट जो है मल्टी प्रोसेसर कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है। जब मोड 0 होता है तो ये बिट यूज नहीं होती, इसको 0 पे रखते हैं। मोड 1 में अगर ये बिट 1 है तो ये वैलिड स्टॉप बिट को चेक करता है, यानी RI को ये तभी एक्टिवेट करता है जब वैलिड स्टॉप बिट हमको मिल गई हो। जब मोड 2 या मोड 3 होता है तब ये मल्टी प्रोसेसर कम्युनिकेशन में यूज होता है। बेसिकली मल्टी प्रोसेसर कम्युनिकेशन में एक मास्टर प्रोसेसर है जो बहुत सारे स्लेव प्रोसेसर्स में से किसी एक स्लेव प्रोसेसर पे डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है। तो सबसे पहले वो स्लेव प्रोसेसर का एड्रेस सेंड करता है, और स्लेव प्रोसेसर जो है वो उस एड्रेस को आइडेंटिफाई करके अपने SM2 बिट को लो कर देता है, और अब वो डेटा रिसीव करने के लिए रेडी है। बाकी जो स्लेव प्रोसेसर्स हैं वो SM2 बिट को 1 रखते हैं, उसको 0 नहीं करते, यानी वो डेटा को रिसीव नहीं करते। तो जब SM2 बिट 1 है तो इसका RI एक्टिवेट नहीं होगा अगर 9th बिट जो है वो 0 है। फिर हमारे पास है REN बिट जो D4 पे है, रिसीव इनेबल बिट। बेसिकली ये बिट सॉफ्टवेयर से सेट या रीसेट हो सकती है, और ये बिट जब भी 1 होती है तो हमारा RxD पिन पे डेटा रिसीव हो रहा है वो एक्सेप्ट हो जाता है, यानी RxD बिट जो है वो इनेबल हो जाती है RxD पिन। और अगर REN बिट पे लो है तो उसका रिसेप्शन जो है वो डिसेबल्ड रहता है, यानी हम सीरियल डेटा रिसीव नहीं कर सकते। अब आते हैं हम नेक्स्ट 2 बिट्स पे। D3 D2 पे है TB8 और RB8। ये दोनों बिट्स जो है मोड 2 और 3 में काम करती हैं। मोड 2 और 3 में हमारे पास 11 बिट्स हैं, एक स्टार्ट बिट है
8 डेटा बिट है, एक पैरिटी बिट है और एक स्टॉप बिट है। तो ये जो पैरिटी बिट है, TB8 जो है ट्रांसमिशन के वक्त इस पैरिटी बिट को स्टोर करता है और ये बिट सॉफ्टवेयर से हम सेट या क्लियर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा विच इज ट्रांसमिटेड। RB8 रिसेप्शन के लिए है, तो RB8 क्या करता है, ये 9th बिट को रिसीव करता है, यानी पैरिटी बिट अगर आई है तो वो RB8 में सेव हो जाएगी मोड 2 और 3 के केस में। मोड 1 के केस में RB8 क्या करता है, वो स्टॉप बिट को रिसीव कर लेता है। इस बिट को भी सॉफ्टवेयर से हम सेट और क्लियर कर सकते हैं। मोड 0 में ये बिट यूज नहीं होती और जैसे पहले बताया मोड 1 में ये स्टॉप बिट को सेव कर लेता है, यानी TB8 और RB8 यूज होते हैं 9th बिट को सेव करने के लिए। लास्ट के 2 बिट्स हैं D0 D1 TI RI, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सीरियल कम्युनिकेशन में। TI स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिट इंटरप्ट। जब भी कोई बाइट ट्रांसफर होती है तो TI फ्लैग बताता है माइक्रो कंट्रोलर को कि नेक्स्ट बाइट कब ट्रांसफर करनी है, यानी TI फ्लैग कब सेट होता है, TI बिट कब सेट होती है, जब फर्स्ट बाइट का ट्रांसमिशन कंप्लीट हो गया हो, फिनिश हो गया हो और जैसे ही स्टॉप बिट जाती है फर्स्ट बाइट की तो ये बिट जो है ये 1 हो जाती है। RI रिसीव इंटरप्ट के लिए, जब भी डेटा रिसीव कर रहे हैं RxD पिन पे और उसको SBUF में प्लेस करते हैं, सेव करते हैं, तो RI फ्लैग बताता है कि पूरी बाइट रिसीव हो गई है और अब इसको आप यूज कर सकते हैं, कहीं और इसको जाके स्टोर कर सकते हैं। और RI बिट जो है स्टॉप बिट के हाफ वे में रेज हो जाती है, हाई हो जाती है उसकी वैल्यू। अब हम सीरियल कम्युनिकेशन के डिफरेंट मोड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मोड 0 से हम शुरू करेंगे। यहाँ पे सिर्फ RxD पिन यूज होती है ट्रांसमिशन रिसेप्शन दोनों के लिए मोड 0 में, और TXD पिन को यूज करते हैं एज क्लॉक आउटपुट फॉर सिंक्रोनाइजेशन। यहाँ पे बॉड रेट भी फिक्स्ड है। किस पे फिक्स्ड होता है वो, 1/12 ऑफ द क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी या क्लॉक इनपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी। REN बिट जो है एस्कॉन रजिस्टर की, वो डेटा को रिसीव करने के लिए इनेबल कर देती है और डेटा रिसेप्शन शुरू हो जाता है। और ट्रांसमिशन डेटा इनेबल करने के लिए SBUF में कोई भी डेटा जब मूव इंस्ट्रक्शन से लोड करते हैं तो इसका ट्रांसमिशन इनेबल हो जाता है। और TI और RI फ्लैग जैसे पहले डिस्कस किया, ये इंटरप्शन के लिए यूज करते हैं। TI फ्लैग हाई होता है मतलब बिट ट्रांसमिट हो गई है कंप्लीट, और RI फ्लैग हाई हो गया यानी पूरी की पूरा बाइट रिसीव हो गई है। मोड 1 में 10 बिट का ट्रांसमिशन है TXD और RxD पिन पे, मतलब TXD पे ट्रांसमिशन, RxD पे रिसेप्शन। और इस 10 बिट में क्या होगा, एक स्टार्ट बिट होगी, एक स्टॉप बिट होगी और 8 डेटा बिट होंगी। इसका बॉड रेट जो है वो टाइमर 1 से प्रोग्रामेबल है। टाइमर 1 में TH की वैल्यू चेंज करके बॉड रेट चेंज किया जा सकता है। और इसकी स्टॉप बिट जो है वो RB8 में सेव होती है। और RI और TI फ्लैग का फंक्शन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। These flags are used as software interrupts। TI फ्लैग बताता है कि पूरी की पूरी बाइट ट्रांसमिट हो गई है और RI बिट बताती है पूरी की पूरी बाइट रिसीव हो गई है। मोड 2 पे आते हैं। मोड 2 में 10 की जगह वी हैव 11 बिट्स फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। तो 11 में एक एडिशनल बिट आ गई है, वो कौन सी बिट है, 9th बिट, दैट इज द पैरिटी बिट। यहाँ पे बॉड रेट प्रोग्रामेबल है बट 2 वैल्यूज के लिए 1/32 या 1/64 ऑफ द क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी, जो SMOD बिट पे SMOD बिट से डिसाइड होता है। इफ द बिट इज 0 तो 1/64, इफ बिट इज 1 इट इज 1/32। यहाँ पे टाइमर 1 यूज नहीं होता। पैरिटी बिट RB8 में रिसीव होती है और TB8 से ट्रांसमिट होती है। और RI-TI फ्लैग का फंक्शन हमने डिस्कस कर ही लिया है, दे आर यूज्ड फॉर इंटरप्शन।
मोड 3 पे आते हैं। मोड 3 मोड 2 जैसा ही है, इसमें भी 11 बिट्स हैं, 1 स्टार्ट बिट, 8 डेटा बिट, 1 पैरिटी बिट एंड 1 स्टॉप बिट, लेकिन इसका बॉड रेट जो है वो टाइमर 1 से प्रोग्रामेबल है। मोड 2 में वो टाइमर 1 से प्रोग्रामेबल नहीं था। पैरिटी बिट एज बिफोर इज रिसीव्ड and transmitted using RB8 and TB8. RITI flags are used for interruption. अब डेटा अगर हमें रिसीव करना है सीरियली तो क्या प्रोग्रामिंग में हम क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं? तो सबसे पहले एस्कॉन रजिस्टर पे हम स्पेसिफिक वैल्यू डालते हैं बेस्ड ऑन हमको कौन सा टाइमर का मोड सिलेक्ट करना है, REN को इनेबल करना है, सारी बिट्स को हम सेट या रीसेट करते हैं और उसको एस्कॉन रजिस्टर में उस डेटा को मूव कर देते हैं। फिर हमको टीमॉड रजिस्टर में स्पेसिफिक वैल्यू डालनी है। क्यों? टाइमर 1 को प्रोग्राम करने के लिए टीमॉड में हम वैल्यू डालेंगे, TH1 में हम बॉड रेट के हिसाब से वैल्यू डालेंगे और TR1 को सेट करेंगे और टाइमर को स्टार्ट कर देंगे। RI फ्लैग को क्लियर कर देंगे, क्लियर RI इंस्ट्रक्शन से, ताकि हम डेटा रिसीव कर सकें। और अब हम RI फ्लैग को मॉनिटर करेंगे। जब भी RI फ्लैग हाई होगा इसका मतलब है पूरा का पूरा डेटा रिसीव हो गया है। अगर इंटरप्ट इनेबल है सीरियल पोर्ट का तो RI फ्लैग को मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, हम इंटरप्ट को भी मॉनिटर कर सकते हैं। जब RI फ्लैग रेज होता है तो SBUF में हमारे पास बाइट आ गई है। RI फ्लैग जब हाई हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि SBUF रजिस्टर में पूरे का पूरा बाइट जो है वो रिसीव हो गया है, कैरेक्टर रिसीव हो गया है। फिर SBUF के कंटेंट्स हम कॉपी कर लेते हैं या तो किसी और रजिस्टर में या मेमोरी लोकेशन पे, और SBUF के कंटेंट्स कॉपी करने के बाद RI फ्लैग को क्लियर किया जाता है, 0 कर देते हैं CLR RI इंस्ट्रक्शन यूज करके। और इससे अब नेक्स्ट डेटा बाइट रिसीव करने के लिए हमारा SBUF रजिस्टर रेडी हो जाता है। अब हम देखेंगे सीरियल डेटा ट्रांसमिट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं प्रोग्रामिंग में। तो रिसेप्शन की तरह ही ट्रांसमिशन के लिए एस्कॉन और टीमॉड रजिस्टर को हमको प्रोग्राम करना पड़ेगा। फिर जो बाइट ट्रांसमिट करनी है उसको SBUF रजिस्टर में लिखना पड़ेगा। मूव इंस्ट्रक्शन से हम SBUF रजिस्टर में वो कंटेंट जो ट्रांसमिट करने हैं वो मूव करेंगे। फिर स्टार्ट बिट ट्रांसफर होती है, उसके बाद जो SBUF में बाइट लिखी है वो बिट बाय बिट उसका ट्रांसमिशन होता है। लास्ट में स्टॉप बिट जो है वो ट्रांसफर होती है। जब स्टॉप बिट ट्रांसफर हो रही होती है तब 8051 TI फ्लैग को रेज कर देता है, ये इंडिकेट करने के लिए कि जो कैरेक्टर है वो पूरा ट्रांसमिट हो चुका है। TI फ्लैग बताता है कि माइक्रो कंट्रोलर नई बाइट ट्रांसमिट करने के लिए रेडी है या नहीं है। तो TI फ्लैग अगर रेज्ड है इसका मतलब डेटा ट्रांसफर फिनिश कर दिया है 8051 ने और नए कंटेंट ट्रांसमिट करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर रेडी है। नए कंटेंट ट्रांसमिट करने के लिए TI फ्लैग को क्लियर TI इंस्ट्रक्शन, CLR TI इंस्ट्रक्शन से उसको 0 करना होता है ताकि नई बाइट ट्रांसफर की जा सके। अगर हम SBUF में कोई बाइट लिख दे TI फ्लैग के रेज होने के पहले, यानी TI फ्लैग हाई नहीं हुआ है और SBUF में हमने नई बाइट मूव कर दी है, तो जो अनट्रांसमिटेड पोर्शन है प्रीवियस बाइट का वो लॉस्ट हो जाता है। इसलिए हमको वी हैव टू टेक केयर कि हम SBUF में तभी डेटा मूव करेंगे जब TI फ्लैग 1 हो चुका हो, प्रीवियस बाइट पूरी ट्रांसफर हो चुकी हो। TI फ्लैग को चेक कर सकते हैं JNB इंस्ट्रक्शन से या इंटरप्ट यूज करके TI फ्लैग को, TI बिट को चेक किया जा सकता है। अब हमने सीरियल कम्युनिकेशन के सारे डिटेल्स देख लिए हैं, अब हम उसकी समरी देखते हैं। माइक्रो कंट्रोलर सीरियल कम्युनिकेशन के लिए TXD और RXD पिन को यूज करता है।
SBUF रजिस्टर में माइक्रो कंट्रोलर बाइट को स्टोर करता है जो ट्रांसमिट करनी है या जो रिसीव हुई है। SCON रजिस्टर जो है ये स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट, डेटा फ्रेमिंग, बॉड रेट, मोड ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन, इन सब की प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है। तो हमारे पास दो SFRs हैं, SBUF और SCON। यहां पे बॉड रेट डिसाइड करने के लिए, ट्रांसमिशन का रेट डिसाइड करने के लिए टाइमर 1 को यूज किया जाता है। टाइमर 1 को प्रोग्राम करके हम 1200 टू 9600 का बॉड रेट अचीव कर सकते हैं और इस बॉड रेट को हम डबल कर सकते हैं PCON रजिस्टर की S मोड बिट को यूज करके। जब S मोड बिट 0 होती है तो नॉर्मल बॉड रेट रहता है और इसको अगर 1 कर दें तो ये टाइमर 1 का जो बॉड रेट है वो डबल हो जाता है। सीरियल कम्युनिकेशन के 4 मोड्स अवेलेबल हैं, मोड 0, मोड 1, मोड 2 और मोड 3, जो हमने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं सीरियल कम्युनिकेशन पे। ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस एंड चेक योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे लास्ट प्रीवियस पार्ट के क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हुए हैं। प्रीवियस पार्ट था हमारा टाइमर ऑपरेशन का, तो उसके सारे आंसर्स यहाँ लिखे हुए हैं, तो यू कैन चेक दीज आंसर्स एंड इवैल्यूएट योरसेल्फ। Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe my channel Concept Tech 2018 for more such videos, and keep watching this series to be an expert in microcontroller 8051. Thank you.